ये मानवता के ऊपर हमला था। उन्होंने ना जाति को देखा था, ना धर्म को देखा था। सारा देश जानना चाहता है, विशेष रूप से जयपुर जानना चाहता है। और 71 लोग जो मरे थे, दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने सारे जयपुर को छलनी करने का काम किया था, आज इस कानून के तहत बरी होकर के निकले। इस सारे विषय को लेकर के मैं कहा कि आज कांग्रेस की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी पत्रकार बंधु होंगे जिस समय जब अपील हुई थी रक्त की, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने पेशे के साथ साथ रक्त का समर्पण करने के लिए भी खड़े हुए। ये मानवता के ऊपर हमला था। और जिस समय उन आतंकियों ने जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से आहत किया था, वो जो छर्रे निकले थे, उन्होंने ना जाति को देखा था, ना धर्म को देखा था। हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को आहत करने का काम किया। सारा देश गंभीर था। आज जिस प्रकार का फैसला 4 दिन पहले आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरवी और जांच इन सब के कारण से ऐसे तथ्य नहीं निकलते कि 6 लोगों को नीचे सेंटेंस हुआ था, 6 में से 2 की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी बाटला का हाउस काउंट में, बाकी 4 बचे और चारों को भी बरी करने का कारण बना। मैं न्याय के पक्ष की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं पेशे से वकील हूं। उसी पैरवी के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उसी जांच के आधार पर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रायल पूरी करते समय इन 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। और माननीय उच्च न्यायालय ने उसी जांच में कमियां निकालते हुए उन चारों को बरी करने का काम किया। आज सारा देश जानना चाहता है, विशेष रूप से जयपुर जानना चाहता है। और 71 लोग जो मरे थे, उनसे जुड़े हुए सभी लोग और 185 घायल, जिनमें से कई ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए, वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान की सरकार छोटे छोटे मामले में अपने एडवोकेट जनरल को अपीयर कराती है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को लाखों रुपए एक एक दिन की पैरवी के देकर के अपीयर कराती है। इस मामले में 48 पेशियां हुई और 48 पेशियों में कई पेशियों में सरकार की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ, और जो अपीयर हुए वो भी सरकार के सबसे जूनियर एडवोकेट इसमें अपीयर हुई। सरकार की लचर पैरवी के कारण से दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने सारे जयपुर को छलनी करने का काम किया था, आज इस कानून के तहत बरी होकर के निकले। हम सब जानना चाहते हैं और सारा देश जानना चाहता है, रकबर मॉब लिंचिंग होता है, एक व्यक्ति मारा जाता है, हम उसकी निंदा करते हैं। उस रकबर मॉब लिंचिंग में अलवर में जब ट्रायल चल रही होती है, जयपुर उच्च न्यायालय के क्रिमिनल के सीनियर एडवोकेट नासिर अली हकवी को एज ए स्पेशल पीपी अपॉइंट करके हर तारीख पर भेजा जाता है। और जयपुर में जब 71 लोग मारे जाते हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से एक भी वकील अपीयर नहीं होता। सूरवाल कांड होता है, फूल मोहम्मद जी की जला करके मारा जाता है, सारा राजस्थान उसकी निंदा करता है, हम सब आहत हुए थे। उस विषय के लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 71 लोग मारे जाते हैं, 185 लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, उस विषय के ऊपर राजस्थान सरकार मौन है। लोग जानना चाहते हैं कि आप जरा सी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु संघवी को बुलाते हैं। अभी पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ जी ने एक अपनी पिटीशन स्वयं ने फाइल की थी, और उसमें केवल मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक दिन एडजॉर्नमेंट का उनकी एप्लीकेशन लगी थी। श्रीमान गुलाब कटारिया जी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में उनको जाना था, उस दिन तारीख पेशी थी। उन्होंने कहा कि मेरे को उसको 4 दिन बाद की तारीख दे दें। उस एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी आ सकते हैं। सचिन पायलट जी और विधायकों के संघर्ष के मामले में एक दिन नहीं, लगातार कई दिन तक अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हो सकते हैं। लाखों रुपए एक एक पैरवी के एक एक दिन की उपस्थिति के उनको भुगतान हो सकता है। लेकिन इस गंभीर मामले में जिसमें 71 लोग मारे गए, 185 लोग घायल हुए, उसमें राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है
कि एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या उनका कोई भी सीनियर एडवोकेट का नुमाइंदा एक दिन भी अपीयर नहीं हुआ। उन्होंने इस विषय को पैरवी को गंभीरता से नहीं। इसके तथ्यों में जाते हैं तो निकल करके आता है कि 2008 में केवल एक नहीं हुआ था सीरियल ब्लास्ट। आप सबको इस बात की जानकारी है कि उस समय देश में जगह जगह बम ब्लास्ट और आतंक की घटनाएं बड़ी सामान्य बात हो चुकी थी। उसी समय 4 घटनाएं हुई थी। समझौता एक्सप्रेस की घटना हुई, मालेगांव कांड हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद का मामला हुआ, दरगाह ब्लास्ट हुई, अजमेर दरगाह ब्लास्ट। ऐसे 4 मामले हुए। उसके साथ साथ जयपुर का मई का सीरियल बम ब्लास्ट भी हुआ। ये चारों केसेस उस समय की दी देन कांग्रेस सरकार के द्वारा एनआईए को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो सेंट्रल एजेंसी है, जो एक राज्य से अधिक के मामले अगर किसी मामले में मांगे जाते हैं तो उनको ट्रांसफर करने का काम करती है, वो एनआईए को ट्रांसफर करती है। लेकिन जयपुर सीरियल ब्लास्ट का मामला, उसको एनआईए को ट्रांसफर नहीं किया जाता। और इन चारों मामलों में वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, नया नाम देते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और उसमें से कहीं साध्वी प्रज्ञा को, कहीं कर्नल पुरोहित को, कहीं इंद्रेश जी को उसको फंसाने का काम करने के काम होती है। बाद में माननीय कोर्टों के नए फैसले के आधार पर उन सबको बरी किया जाता है जो अब निकल करके आ रही है। इसमें एक चीज निकल करके आती है, सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी जो कभी कहती है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, रात को 1 बजे जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि अफजल की फांसी को माफ करने का काम करो। उसको कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं। सीधे सीधे वोट की राजनीति के कारण एक वर्ग का तुष्टीकरण और दूसरे वर्ग को नाते से इनका हमें कोई बहस की बात नहीं है। 71 लोगों की लाशों का आपको ध्यान नहीं है, उनको शहीद हुए उनकी चिंता नहीं। 125 घायल हुए, जयपुर की शांति को भंग किया, उसके सौहार्द को भंग किया। इस सारे विषय को लेकर के कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का रवैया रखा है, आज सारा जयपुर उससे आहत है निकल कर। मैं इसमें अलग अलग नहीं जाऊंगा निकल के। नीचे जब केस चल रहा था उस समय भी स्पेशल पीपी के नाते से उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग पीपी अपॉइंट की, स्पेशल पीपी अपॉइंट की। उन्होंने पूरी भी पैरवी की, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और बाद में उच्च न्यायालय में केवल लचर पैरवी, उसके कारण से चारों को चारों मुलजिम पूरी तरह से गिरफ्तार होने, बरी होने का काम हो जाते हैं। इस सारे विषय को लेकर के हमने कहा कि आज कांग्रेस की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं हुई है। ये तो सौभाग्य है कि एक केस पेंडिंग है, इस कारण से वो चारों मुलजिम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन चारों निकलने के बाद भी ये सारे के सारे कम कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं। कांग्रेस उसके लिए राह प्रदत्त करने काम करेगी। बाद में इनके वकील ही खड़े होंगे और खड़े होकर के कहेंगे इनके लिए माफ़ी की व्यवस्था की जाए, और आगे की बात हो उसको खड़ा करने की बात। आज हमारा एक ही मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के लिए आज डबल एजी को सैक करके अशोक गहलोत जी अपनी उंगली कटा करके ये सहजता दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें केवल डबल एजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डबल एजी सरकार के निर्देशों पर काम करते हैं। मैं एडवोकेट रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 48 पेशियों पर ऑफिसर इंचार्ज भी केस पेशी में आता है। ऑफिसर इंचार्ज अपनी रिपोर्ट भी देता है। रिपोर्ट में ये भी बताता है कि सीनियर एडवोकेट अपीयर नहीं हो रहे हैं या सरकार का कोई वकील नहीं हो रहा। पूरी सरकार लगातार सोती रही। 48 के 48 पेशियों में ये विषय केस बढ़ता रहा। केस की सारी जितने की प्रोसीडिंग्स थी, वो प्रोसीडिंग्स भी ओआईसी के माध्यम से जाती है। और क्योंकि इसमें लॉ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो पीपी और जो जीए के ऑफिस को, एजी के ऑफिस को भी सीधे सीधे गवर्न करने का काम करता है। डेली प्रोसीजर होने के बाद भी आज इसके ऊपर सरकार ने केवल अंतिम परिणाम के बाद कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर इस विषय की पहले से चिंता की होती, इस विषय के एक्सपर्ट को, सीनियर एडवोकेट को अपेयर किया जाता, तथ्यों को ठीक तरह से, इस तरह के मामले जो होते हैं वो केवल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट एविडेंस पर नहीं होते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस के ऊपर भी कड़ियों को जोड़ करके हम उस परिणाम तक पहुंचाने की बात होती है। ऐसे बहुत सारे मामले माने सर्वोच्च न्यायालय के भी विभिन्न न्यायालयों के मामले हैं। मैं लीगल विषय पर नहीं जाता, उन सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की मैं उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन सरकार की लचर पैरवी, सरकार की लापरवाही, उस सब के कारण जो जयपुर आहत हुआ है, उस विषय को लेकर के हमने ध्यानाकर्षित किया। और सरकार को अब मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय की स्वयं जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेते हुए पहली बात तो आपने सुप्रीम कोर्ट को अभी फैसले होने के बाद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की। बिना विलंब के तुरंत करें, सारे तथ्यों को लें, सीनियर एडवोकेट के साथ जिम्मेदारी के साथ पैरवी करें। सारा जयपुर और कह सकता हूं कि सारा राजस्थान इस विषय के ऊपर आहत है, उसको करने की बात कर रहा है।
मुझे इतना कहना था। आपका कोई प्रश्न इस विषय पे एक और है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल यहाँ समाप्त करने का काम नहीं, आगे भी इस विषय को लेकर के सरकार की कोई ढिलाई रहती है तो पार्टी नीचे तक इस विषय को लेकर के आएगी और जन अदालत में लेकर के इसको बड़ी आवाज बनाने का काम करेगी। अरुण जी, तो क्या आपको ये लगता है कि न्यायालय भी अब सरकार के इशारों पे काम करने लग गई? मैंने पहले ही कहा कि मैं न्याय के निर्णय के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक सवाल और है अरुण जी, जितने भी न्यायाधीश विवादित मुद्दे के ऊपर जो अपना दिए फैसले सुनाए हैं, वो सारे न्यायाधीशों को प्रमोशन मिल जाता है राज्य सरकार, चाहे उच्च न्यायालय की बात करें या नीचे न्यायालय की बात करें। मैं न्यायालय की, मैंने कहा फिर निर्णय पे बात नहीं करूंगा। अरुण जी, मेरा सवाल था कि पॉलिटिकल पार्टियां आती है सत्ता में और जो इस तरह के प्रोफेशनल कैपेसिटी के जो पद होते हैं, डबल एज हुआ, उन पे योग्यताओं को दरकिनार करके पॉलिटिकल इक्वेशन के मुताबिक जो है वो नियुक्तियां हो जाती है, सभी पार्टियां करती है, तो आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, इस विषय में पहली बात तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये व्यवस्था दी गई है कि किसको पीपी बनाया जा सकता है, कौन एडवोकेट जनरल बनेगा, कौन डबल एजी बनेगा, उस सब की मान्यता निर्धारित की गई। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसके मान्यता को पूरा नहीं करता वो पीपी बन सकता है, एजी डबल एजी बन सकता है। योग्यता पूरी है, उस आधार पर उनको बनाया होगा, मैं उनके उसको कमेंट नहीं कर रहा। यहाँ विषय दूसरा है, सरकार ने अपने सीनियर एडवोकेट्स को अपीयर करने के लिए नहीं भेजा, वो पहुंचे ही नहीं। अगर पहुंचते तो निश्चित रूप से अपने ज्ञान का प्रयोग करते और अपने अनुभव का प्रयोग करते, इनपुट करने की बात होती। मेरा ये सवाल था कि एजी और डबल एजी को राज्य सरकार अपॉइंट करती है, राज्य सरकार का मतलब हो गया मुख्यमंत्री, मुख्य रूप से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके इशारे के बिना इतना ढीला रवैया हो सकता था? मैंने पहले ही कहा इस बात को, मुख्यमंत्री जी आज डबल एजी को सेक करके कहना चाहते हैं कि हम इसमें संवेदनशील है, हमने तुरंत निर्णय किया है। इसमें केवल डबल एजी नहीं है, सीधे सीधे सरकार का मुखिया जिम्मेदार है, जो विधि मंत्री भी हैं और खुद गृह मंत्री भी हैं। इसलिए जिम्मेदारी लेनी हो तो स्वयं लें, किसी और को इसमें बलि बनाने का काम नहीं करें। और पार्टी का आगे क्या रुख रहेगा इसके लिए? मैंने कहा कि इस विषय को लेकर के अभी सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका किस प्रकार का रहता है, लेकिन इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और आम आदमी की भावना के साथ जुड़ी है। जरूरत पड़ेगी तो हम नीचे सड़कों तक इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। 2004 से 2008 के बीच में देश में 5 बम ब्लास्ट हुए, लेकिन 4 केस एनआईए में गए थे और यही जयपुर ब्लास्ट केस जहाँ आज एनआईए में नहीं गया। क्या कारण रहे होंगे, किस कारण से एनआईए में नहीं पहुंचा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने पहले भी कहा, मक्का मस्जिद का मामला है, समझौता एक्सप्रेस का मामला है, दरगाह ब्लास्ट का है, हैदराबाद का मक्का मस्जिद का मामला है ये, और एक जयपुर का ब्लास्ट। उन चारों को एनआईए में उस समय की दी दिन कांग्रेस सरकार ट्रांसफर करती है, लेकिन एक केस को नहीं। उसमें सीधा सा कारण जो उसको बाद में स्पष्ट रूप से दिखता है, उन चारों के बीच में से कहीं प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार करके और कहीं कर्नल पुरोहित को पकड़ते हैं, कुछ इंद्रेश जी को फंसाने की बात करते हैं, और वहीं से एक शब्द का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस की उस समय की सरकार करती है, भगवा आतंकवाद। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, उस समय भी हमने कहा था। उस समय भगवा आतंकवाद खड़ा करना चाहते हैं। आज क्योंकि ये चारों मुलजिम एक वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से इस मामले को एनआईए को नहीं भेजा। आज सरकार की लचर पैरवी के कारण, सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से स्पष्ट रूप से उनको बरी करने का कारण बना। आपने कहा कि चुनावी समय को देखते हुए तुष्टीकरण की रणनीति अपनाई है? निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से वोट के आधार पर हम जानते हैं इस बात को। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यही नारा लगाने वालों के साथ आपके बड़े नेता जाके खड़े हुए थे। जिस समय बटला हाउस कांड हुआ था तो आपके दिग्विजय सिंह जा कह रहे थे कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। ये 71 लोग मारे गए, 71 लोगों के कातलों को बरी कर दिया गया, एक के भी आंसू नहीं निकले आंख में से आकर के। 71 लोगों को कातलों को बरी करने का काम हुआ। ये स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार के आचरण व्यवहार करना चाहती है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करेगी क्या इन लोगों के फेवर में? इसी में जोड़ रहा हूँ कि आरोपियों की ओर से दिल्ली से एक विशेष ग्रुप है वकीलों का, वो यहाँ पैरवी करने आया, तो क्या बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट में अलग से वकील खड़ा करेगी? 69 लोगों की मौत का मामला है, आप लोग लगातार देखिए, वो जो आपने कहा ना ग्रुप 39 करके जो वकीलों का ग्रुप है, उनको एक्यूज ने अपनी तरफ से एंगेज किया था, उसके बाद अब फिर आया। इसमें एक पक्ष को देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि जिस स्टेज पर अब है वहाँ कोई कंप्लेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़ा हो सकता है। अगर वो कानून की अनुमति होगी तो सुप्रीम कोर्ट में हम कंप्लेनेंट की तरफ से या फिर विक्टिम्स की तरफ से, विक्टिम फैमिली की तरफ से भी एडवोकेट खड़े करने की तरफ जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। सभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित है। एक तो इसी राजस्थान में
हम घटनाओं की कड़ी जोड़ेंगे तो सरकार की तुष्टिकरण का एक विषय आता है। आपने पीएफआई को परमिशन दी कोटा में अपनी रैली करने के लिए, और उसके बाद सीरियल देखिए, करौली की घटना होती है, जोधपुर की घटना होती है, बूंदी की घटना होती है, अजमेर की घटना होती है, जगह जगह होते हैं। कन्हैयालाल का सिर कलम कर दिया जाता है। आप इसी के साथ साथ कन्हैयालाल के मामले में एटीएस ने पहले इस मामले को टेकअप किया, और टेकअप करने के बाद केवल 2 को गिरफ्तार किया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए की टीम इसमें इंटरवीन करती है, क्योंकि कई स्टेट्स का जुड़ा हुआ मामला है। और एनआईए के आने के बाद उन 2 केवल राजस्थान सरकार के एटीएस ने पकड़े थे, एनआईए ने 13 लोगों को पकड़ा, 2 के अतिरिक्त। ये अपने आप में इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार पीएफआई को राजस्थान में जगह दे रही है अपने षड्यंत्रों को कायम करने के लिए। और दूसरी तरफ जब एक वर्ग के लोग आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है, ये एनआईए और एटीएस की जांच को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। थैंक यू।